नमस्कार, जय हिंद। मैं मंजित महलावत स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान फर्स्ट न्यूज़ की खास पेशकश काम की बात में। दोस्तों, हमारी इस नई सीरीज काम की बात में हम उन मुद्दों पर रोशनी डालेंगे जो आपके काम के हैं। हर एक जागरूक नागरिक का फर्ज बनता है कि वो इस तरह की खास जानकारियों से अपने आप को अपडेट भी रखे। हम अपने पहले एपिसोड की शुरुआत हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों से करना चाहेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि 125 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाला किसान आज भी भूखा है। पूरे देश का पेट भरने वाला किसान आज अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रहा है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा सर्दी, ऊपर से फसलों के आधे अधूरे दाम हिंदुस्तान के किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि सबका पेट भरने वाला आज अपना ही पेट नहीं भर पा रहा। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ये सच भी है। भारत की 63% आबादी गांव में रहती है और तकरीबन 50% लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं। लेकिन उसी कृषि प्रधान देश में कृषकों की इतनी बुरी हालत है कि 1991 से लेकर 2011 तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने खेतीबाड़ी का काम छोड़ दिया। यानी हर दिन लगभग 2040 किसान खेतीबाड़ी करना छोड़ रहे हैं। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हर 40 घंटों में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। ये आंकड़े डरावने और तकलीफदायक हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसानों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, और जानेंगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को, जो किसानों के लिए संजीवनी है। लेकिन कोई भी सरकार आखिर इस रिपोर्ट को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया। कमेटी ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन इसे अब तक लागू सही तरीके से नहीं किया जा सका है। 2 सालों से इस कमेटी ने 6 रिपोर्ट तैयार की। इसमें तेज और संयुक्त विकास को लेकर सिफारिशें की गई थी। आइए पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं क्या है आयोग की सिफारिशें। फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज़्यादा दाम भी किसानों को मिले। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों पर मुहैया कराए जाएं। गांव में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाए जाएं। महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएं। किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके। सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए। खेती हर जमीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेट को न दिया जाए। फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले। खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचे। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को और उन कारणों को जो किसान की बदहाली के जिम्मेदार हैं। पहला कारण, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म, यानी भूमि सुधार का फेल होना। जमींदार को लेकर कानून बनाया गया था, जमींदारी को लेकर कानून बनाया गया था, जिसका मकसद था जमींदारी प्रथा को खत्म करके छोटे किसानों को जमीन देना। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि ये कानून आधा अधूरा ही लागू हो पाया, या ये कह लीजिए कि नाकाफी साबित हुआ, और आज देश की 50% खेती की जमीन 10% किसानों के पास है। किसी के पास 500 एकड़, किसी के पास 200 एकड़, तो किसी के पास 100 एकड़ जमीन है। वहीं पर 67% यानी 67% किसान ऐसे हैं जिनके हिस्से में 2 एकड़ ही जमीन आती है। अब इतनी कम जमीन में आज के इस महंगाई के दौर में एक किसान क्या उगाएगा, क्या खाएगा और बच्चों को किन हालातों में पाल पाएगा, आप भली भांति समझ सकते हैं। स्वामीनाथन आयोग ने इस समस्या पर सुझाव दिया है कि जिन किसानों की जमीन लैंड सीलिंग एक्ट से ज़्यादा है, उनकी फालतू जमीन को छोटे किसानों में बांट दिया जाए। लैंड सीलिंग एक्ट के अनुसार हर राज्य की जमीन के प्रकार के हिसाब से अलग अलग लिमिट होती है। जमीन की 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, इरिगेटेड लैंड, सेमी इरिगेटेड लैंड और ड्राई लैंड, यानी सिंचाई योग्य भूमि, कम सिंचाई योग्य भूमि और सूखा भूभाग।
अगर हम सिंचाई योग्य भूमि की बात करें तो हर राज्य में लैंड सीलिंग कानून के हिसाब से अलग अलग लिमिट रखी गई है। पश्चिम बंगाल में लिमिट 22 एकड़, कर्नाटक में 20 एकड़, हरियाणा, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये लिमिट 18 एकड़ है। इसी तरह हर राज्य की अलग अलग लिमिट रखी गई है। उदाहरण के तौर पर हम हरियाणा राज्य की बात करते हैं और समझते हैं कि क्या होना चाहिए। मान लीजिए किसी जमींदार के पास 100 एकड़ जमीन है, तो लैंड सीलिंग कानून के अनुसार उसके पास 82 एकड़ ज्यादा जमीन है। अगर इस 82 एकड़ जमीन को छोटे किसानों में बांट दिया जाए तो उनकी स्थिति में बहुत जल्दी सुधार आ सकता है। और हमारे किसान भी यही मांग उठाते आ रहे हैं कि जिस जमीन पर वो सालों से काम करते आ रहे हैं उन्हें उसका मालिकाना हक दिया जाए। किसानों की दुर्दशा का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है नाकाफी सिंचाई तंत्र, यानी पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज। हमारा किसान अच्छी फसल के लिए सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर करता है। अगर आंकड़ों में देखें तो महज 35% किसान ही सिंचाई व्यवस्था का फायदा उठा पा रहे हैं। बाकी के 65% किसान मानसून पर निर्भर रहते हैं। यानी अगर समय पर बरसात हुई तो फसल हो जाएगी और नहीं होती है तो उन किसानों का भगवान ही मालिक है। स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया कि जब तक सिंचाई व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, किसानों का भला नहीं हो सकता। आयोग ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा नहरें बनाई जाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा तालाब बनाए जाएं और ट्यूबवेल तक ज्यादा से ज्यादा सस्ती दरों में बिजली उपलब्ध कराई जाए। इन सुझावों पर काम करते हुए सरकार ने कुछ आरंभिक कदम भी उठाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की गई और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में लगभग 52,000 के करीब तालाब बनाए गए। सरकार बहुत कुछ करने का दिखावा कर रही है, लेकिन आज तक पाकिस्तान को जा रहा पानी नहीं बंद कर पा रही, जो पूरे उत्तर भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब आपको बताते हैं वो तीसरा कारण जो किसानों की बदहाली में सहायक है, और वो है तकनीकी का अभाव, यानी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपकी फसल अच्छी होती है तो उचित भंडारण न होने की वजह से फसल खराब हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया कि नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, जिसका काम होगा किसानों को ये बताना कि एरिया, मौसम और ज़मीन के हिसाब से उन्हें क्या उगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सुझाव किस तरह काम करेगा। मान लीजिए किसी एरिया में गन्ने की मिल ज़्यादा है तो वहाँ गन्ना उगाया जाए, या किसी क्षेत्र में टोमेटो केचप की फैक्ट्री ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर उगाए जाएं। अगर ऐसा होता है तो किसानों को स्टोरेज से संबंधित, कोल्ड स्टोरेज से संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार चौथे और सबसे बड़े कारण की, और वो है किसानों पर बढ़ता हुआ बैंकों और साहूकारों का कर्ज। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2015 में 8,060 किसानों ने आत्महत्या की, जिसमें 40% किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की। देश में तकरीबन 67% किसान मंझले या छोटे किसान हैं, जिसके हिस्से में 2 एकड़ या उससे भी कम जमीन आती है, और इन 67% छोटे किसानों में भी 75% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 एकड़ या उससे कम जमीन में एक किसान किस तरह गुजर बसर करने को मजबूर है। ऊपर से हारी, बीमारी, शादी, भात, चुचक, बच्चों की फीस और बहुत से अनवांटेड खर्चे जो किसान को कर्ज लेने पर मजबूर कर देते हैं। ग्रामीण बैंकों से कर्ज लेने का प्रोसेस बहुत धीमा और बहुत मुश्किल है। ऐसे हालातों में किसानों को आड़तियों या बड़े जमींदारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। एक बार जो किसान कर्ज के चंगुल में फंस जाता है, उसे अंत में आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया कि ग्रामीण बैंकों की ब्याज दर कम रखी जाए, जल्दी से जल्दी लोन पास किए जाएं और किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए। आयोग ने आगे सुझाव दिया कि किसानों के लिए एग्रीकल्चर रिस्क फंड लाया जाए,
ताकि जब सूखा या बाढ़ की स्थिति में किसान की फसल खराब हो जाए और वो कर्ज लौटाने में असमर्थ रहे तो उसे दोबारा कर्ज दिया जा सके। अब बात करते हैं उस सबसे अहम सुझाव पर जो किसानों की दयनीय हालत सुधारने में सबसे कामगार साबित हो सकता है। आयोग ने सुझाव दिया कि अगर किसानों की फसलों के दाम को लागत मूल्य से 50% अधिक कर दिया जाए तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना कर दिया जाए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लागत मूल्य पर 50% मार्जिन मिले। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीके बनाए गए हैं। पहला है A2, दूसरा तरीका है A2 प्लस FL और तीसरा तरीका है C2। अब A2 को समझने की कोशिश करते हैं कि A2 में क्या आता है। A2 में एक जमींदार का बेसिक खर्चा आता है। जब कोई भी जमींदार फसल उगाता है तो उसके लिए उसको बीज, खाद, कीटनाशक और डीजल इस तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट होते हैं, यानी आपका लागत मूल्य काउंट करते हैं। अब जानते हैं हम A2 प्लस FL। A2 FL में A2 प्लस फैमिली लेबर को काउंट किया जाता है। मतलब आपका सारा ऊपर का खर्चा, इनिशियल खर्चा, प्लस में आपके परिवार के सदस्य अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनकी भी कॉस्ट काउंट की जाती है। अब बात करते हैं C2 की। C2 में A2 प्लस FL प्लस कर्ज का ब्याज, जो आपने कर्ज उठा रखा है उसके ऊपर जो ब्याज जुड़ता है, जो ब्याज बनता है, वो सारा जोड़ के कैलकुलेट किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को C2 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए और MSP को C2 से 50% ज्यादा रखने का सुझाव दिया। आइए अब इस A2 प्लस FL और C2 को आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 एकड़ भूमि पर 500 रुपए बीज का खर्चा आता है, 500 रुपए खाद का खर्चा आता है, 500 रुपए के हम कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन 1000 रुपए डीजल और 1000 रुपए बुआई, जुताई और बिजाई में लग जाते हैं। तो इस तरह से A2 का टोटल खर्चा हुआ 3500 रुपए के लगभग। अब बात करते हैं A2 प्लस FL की। मान लीजिए एक किसान और उसकी पत्नी फसल तैयार होने तक खेत में मेहनत करते हैं तो उनकी भी मजदूरी मिनिमम वेजेस के हिसाब से कैलकुलेट की जाए। मान लीजिए वो मजदूरी 2000 रुपए बनती है तो 3500 रुपए बीज पानी का और 2000 रुपए मजदूरी का, तो टोटल हो गया 5500 रुपए। अब बात करते हैं C2 की। आपने फसल के लिए 10,000 रुपए का लोन लिया और उसका ब्याज 1000 रुपए बनता है, तो C2 होगा 3500 खाद पानी का प्लस 2000 रुपए मजदूरी का प्लस 1000 रुपए का ब्याज, और ये टोटल हो जाता है 6500 रुपए। अब आयोग कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लागत मूल्य का 50% किसानों को MSP के तौर पर देना चाहिए, यानी 6500 प्लस उसका 50% 3250, टोटल हो जाता है 9750 रुपए। अब सरकार किसानों से उनकी फसल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% अधिक दामों में खरीदे। कुछ दिन पहले सरकार ने करीब 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ा दी। इन फसलों में ज्यादातर फसलें वो थी जो छोटे किसान उगाते हैं या जहां पर सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है, जैसे ज्वार, बाजरा, कपास, रागी इत्यादि। जिस देश में 50% लोग खेतीबाड़ी करते हैं वहां अगर MSP बढ़ाई जाती है तो न सिर्फ किसान की आमदनी बढ़ेगी बल्कि पूरे देश की ओवरऑल तरक्की का एक रास्ता भी खुलेगा। एक किसान के पास आया पैसा उसकी तो तकलीफ दूर करेगा ही, साथ ही साथ पूरे देश की तरक्की में भी भागीदार बनेगा। अगर किसान के पास पैसा होगा तो वो बेहतरीन खेती के विकल्प चुन पाएगा। अगर वो उन्नत खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदता है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब एक किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल में भर्ती कराएगा तो देश का भविष्य शिक्षित होने के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में भी काम बढ़ेगा और हजारों नए शिक्षकों को नौकरी मिलेगी। अगर एक संपन्न किसान अपने लिए पक्का मकान बनाएगा तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आएगा। सीमेंट फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी सेक्टर्स में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगर किसान अपने लिए मोबाइल खरीदता है
तो हजारों युवाओं को मोबाइल कंपनी में नए अवसर मिलेंगे। 100 बात की एक बात यह है कि अगर एमएसपी बढ़ता है तो केवल किसान ही समृद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में खुशहाली आएगी। अब जहां एमएसपी बढ़ाने के काफ़ी फायदे नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी होंगे, जिनसे देश की आर्थिक व्यवस्था में कुछ बदलाव भी आएंगे। एमएसपी बढ़ाने से खाने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की जेब पर उसका सीधा असर पड़ेगा। एमएसपी बढ़ाने से फिस्कल डेफिसिट यानी आर्थिक घाटा बढ़ जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार किसानों से जिस दर पर अनाज खरीदती है और उसे बाद में पीडीएस के रूप में गरीबों में बांट देती है, यानी जो अनाज 18 रुपए किलो खरीदा जाता है उसको बाद में 5 रुपए किलो के दाम पर गरीबों को बांट दिया जाता है। अगर एमएसपी बढ़ेगा तो आर्थिक घाटा भी बढ़ेगा और अन्य विकास कार्यों पर उसका सीधा असर पड़ेगा, जैसे स्कूल बनाना, सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, अनेक परियोजनाओं पर इसका गहरा असर पड़ेगा। अगर एमएसपी बढ़ता है तो उसका सीधा असर रुपए पर भी पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और विदेशी प्रोडक्ट से कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपोर्ट में कमी के कारण इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर जाएगी। अब इसका एक दूसरा विकल्प भी है, हम बिना एमएसपी बढ़ाए भी किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लागत मूल्य पर काम करना होगा। लागत मूल्य को कम करके भी किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। अगर सरकार किसानों को मिलने वाले बीज, खाद, कीटनाशक और डीजल पर सब्सिडी बढ़ा दे और किसानों को कर्ज बेहद कम दर पर दे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी बिना एमएसपी बढ़ाए भी बढ़ाई जा सकती है। इस कदम से न तो महंगाई बढ़ेगी और न ही एक्सपोर्ट पर कोई असर पड़ेगा। हाँ, इससे हमारा आर्थिक घाटा जरूर बढ़ जाएगा। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और कमजोर रीढ़ से कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। सभी सरकारों का किसानों की समस्याओं के प्रति रवैया सदा उदासीन ही रहा है। आर्थिक घाटा तो हम किसी भी तरह से कुछ ना कुछ करके कवर कर सकते हैं, लेकिन रोज आत्महत्या करते मजबूत किसान की हालत को कैसे कवर किया जा सकता है? देश का दुर्भाग्य देखिए, हम तरक्की की दौड़ में दौड़ते हुए अपने अन्नदाताओं को मौत के मुंह में जाता हुआ देख रहे हैं और कुछ भी करना नहीं चाह रहे। अब मुद्दा ये है कि किसानों की इस समस्या को कोई भी नेता या राजनीतिक पार्टी उठाना पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस मुद्दे को तूल देंगे तो उनके राजनीतिक भविष्य पर ही संकट आ जाएगा। आर्थिक नीतियां उनके पास हैं नहीं, इसलिए वो इन सब चीज़ों पे ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे। इसलिए हम सभी किसानों से और आम आदमियों से यही गुजारिश करते हैं कि इस जानकारी को पहले तो खुद समझें और फिर दूसरों को भी समझाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी आवाज़ को और भी बुलंद करने में किसानों की मदद करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ही शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इस तरह के सार्थक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपकी शिकायतों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।